ओके ओके ओके, गुड गुड गुड। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे मेडिवल हिस्ट्री के अंदर कि मुस्लिम इन्वेजन जब भारत के ऊपर हुआ तो मुस्लिम इन्वेजन में सबसे पहला इन्वेजन किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम की हम लोग बात कर रहे थे। मोहम्मद बिन कासिम ने पहला कब किया था? 712 AD के अंदर। ठीक है, हमको ये याद रखना है कि भारत के अंदर सबसे पहला इन्वेजन कब हुआ था, किसने इन्वेड करने की कोशिश की थी? तो मोहम्मद बिन कासिम का 712 AD के अंदर। क्लियर है? मुस्लिम इन्वेजन। दूसरी चीज़ है कि भारत के अंदर मोहम्मद बिन कासिम के अलावा और कौन लोग थे जिन्होंने भारत के अंदर आके, देखो मोहम्मद बिन कासिम ने इन्वेड ज़रूर करने की कोशिश की थी लेकिन रूल नहीं किया भारत के ऊपर। वो क्या किया, उसने यहाँ पे आक्रमण किया, आक्रमण करके यहाँ से वापस चला गया। यहाँ पे क्या था, मोहम्मद बिन कासिम ने जब यहाँ पे आक्रमण किया था तो भारत पे आक्रमण करने के पीछे उसका कहीं ना कहीं मकसद भारत के अंदर कहीं ना कहीं इस्लामिक कल्चर को कहीं ना कहीं एक्सपेंड करना था। जैसे हर कोई, जितनी भी पावर्स आई हैं भारत के अंदर, चाहे यूरोपियंस पावर आई हों, जितनी भी आप देखोगे, क्रिश्चियनिटी को उन लोग ने प्रमोट करने की कोशिश की। इसी तरीके से इस्लाम जब आया तो इसमें इस्लाम को प्रमोट करने की इन लोगों ने कोशिश की। तो ये इस मकसद के साथ में कहीं ना कहीं भारत के ऊपर आए थे, रूल करने के मकसद से नहीं आए थे, और ये आके यहाँ से वापस चले जाते हैं। भारत के ऊपर 2 बार, भारत के ऊपर जो दूसरा आक्रमण होता है, सेकंड जो होता है या इन्वेड करते हैं, उसका नाम था महमूद ऑफ गजनी। गजनी का महमूद बोला जाता है इनको, या मोहम्मद गजनबी इनका नाम था। ठीक है, क्या नाम था? मोहम्मद गजनबी। और मोहम्मद गजनबी ने भारत के ऊपर सेकंड आक्रमण किया। तीसरा आक्रमण हम लोग चलेंगे मोहम्मद गौरी के ऊपर, और मोहम्मद गौरी के कहीं ना कहीं आक्रमण के बाद में या उसके इन्वेड करने के बाद में यहाँ पे पूरी तरीके से मुस्लिम रूल या इस्लामिक रूल क्या हुआ, यहाँ पे आके इस्टेब्लिश हो गया। ठीक है, किसके समय में? मोहम्मद गौरी के समय में। तो हम लोग ये देखेंगे अब जब वो यहाँ पे इस्टेब्लिश हो गया, क्रोनोलॉजी है ये, इसके बाद में ये, इसके बाद में, जब ये मोहम्मद गौरी के बाद इस्टेब्लिश हो गया तो मोहम्मद गौरी के बाद कौन कौन सी डायनेस्टी ने आके भारत के ऊपर रूल किया है तो उसकी बात करेंगे। ये सब मिलके कहलाती हैं दिल्ली सल्तनत। ये टोटल 5 डायनेस्टीज थी। मुगल्स के आने से पहले पहले टोटल 5 डायनेस्टीज थी, और टोटल 5 डायनेस्टीज ने आके क्या करा है, भारत के ऊपर रूल किया। उसमें देखो सबसे पहली डायनेस्टी थी स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी या गुलाम, ठीक है, स्लेव क्या होते थे? गुलाम हुआ करते थे ये उस समय में। तो ये मोहम्मद गौरी के बाद में कहीं ना कहीं सिलसिले से निकल के चले आए थे, और इन्होंने क्या करा था, भारत के ऊपर रूल किया था। अभी आगे हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। उसके बाद देख लो कौन आए थे, उसके बाद में आए हैं आपके खिलजी। ठीक है, खिलजी आए, खिलजी के बाद में आपके आते हैं तुगलक, तुगलक के बाद में आता है आपके सैयद डायनेस्टी, और सैयद के बाद में लोधी डायनेस्टी, और फाइनली फिर भारत के ऊपर किसका रूल हो जाता है? मुगल एम्पायर का। मुगल एम्पायर को खत्म करते ही हम लोग कहाँ चले जाएंगे फिर? सीधा यूरोपियंस पावर जिन्होंने भारत के ऊपर अटैक किया, या ब्रिटिशर्स भारत के अंदर कैसे आए। तो ये एक मिडिवल की पूरी कहीं ना कहीं क्रोनोलॉजी है जिसकी हम लोग को यहाँ बात करनी है। ठीक है, तो देखो मिडिवल हमारी शुरू होती है चोल डायनेस्टी से। ठीक है, चोल डायनेस्टी थी। अभी हम लोग पीछे जब संगम लिटरेचर पढ़ रहे थे तो संगम लिटरेचर के अंदर हम लोग ने क्या देखा था? संगम लिटरेचर के अंदर 3-4 डायनेस्टीज को हमने पैरेलल देखा था। तो उन 3-4 डायनेस्टीज में हम लोग के साथ में एक चोल डायनेस्टी भी थी। ठीक है, तो चोल डायनेस्टी पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिडिवल हिस्ट्री को कहीं ना कहीं पहला टॉपिक इसी से स्टार्ट किया जाता है। कुछ लोग क्या है, दिल्ली सल्तनत से स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग चोला से करते हैं। तो आप लोग चोल को ना छोड़ के चलो, चोल को लेते चलो, क्योंकि इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, पहला इनका रीजन देखना है हमें, कौन से रीजन में इन्होंने क्या किया था, रूल किया था। ये देखो इतना बड़ा रीजन है, पूरा सदर्न, जिसको दक्कन रीजन बोला जाता है, सदर्न का रीजन, उसके अंदर आप देख लो तमिलनाडु हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सब। इसके बाद में वेस्ट बंगाल चले आओ, वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद में म्यांमार, और बांग्लादेश के बाद में मलेशिया, मलेशिया के बाद में आप देखो इंडोनेशिया, सिंगापुर, मालदीव। ये सारा का सारा रीजन इन्होंने कैप्चर किया और इसके ऊपर रूल करना स्टार्ट किया। किसने? चोला डायनेस्टी ने। चोला डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट, किसी का माइक अगर ओपन है तो अपना अपना म्यूट कर लीजिए, क्लास में थोड़ा हो रहा है। ओके ओके ओके, ठीक है, चलिए, ठीक है। तो देखिए चोला जिसका ये विदित कौन है? विदित का माइक ओपन है। विदित अपना माइक ऑफ कर लीजिए, और लोगों को डिस्टरबेंस हो रहा है, थोड़ा माइक ऑफ कर लीजिए। यस,
चोल डायनेस्टी इन हिंदी और चोला इन इंग्लिश, बोथ वी कैन से। या ये माइक किसका ओपन है? पहले माइक बंद करिए अपना। विदित आपका माइक ओपन है, शायद माइक ऑफ करिए, वरना यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, चलिए। हाँ, आप बोलिए, चोला डायनेस्टी में क्या दिक्कत आ गई? कोई दिक्कत नहीं, पढ़े आगे, स्टार्ट करें। चलिए, चोला डायनेस्टी का जो स्प्रेड था वो देखिए, हम लोग पूरा दक्कन का रीजन देख रहे हैं। दक्कन रीजन के अंदर ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं थे। कहाँ कहाँ थे? इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर और मालदीव। इन रीजन के अंदर चोल डायनेस्टी पूरी तरीके से स्प्रेड थी। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट किंग्स जो इनके हुए हैं, इसमें पहला देख लीजिए आप, विजयलाल चोल, जिन्होंने कहीं ना कहीं क्या करा था, चोल डायनेस्टी को एक अच्छी और इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट किंग्स की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो विजयलाल चोल और राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल इसके लास्ट रूलर हुए हैं। ठीक है, तो लास्ट रूलर का नाम हमको याद रखना होता है, एक इंपॉर्टेंट रूलर का नाम याद रखना होता है, और जिसने चोल डायनेस्टी को स्टार्ट किया वो नाम हमको याद रखना होता है। ठीक है, तो ये देखिए कब से शुरू हुई है लिस्ट ऑफ, अगर हम देखें चोला डायनेस्टी की, तो एलोरा चोला ये पर्सन थे जिन्होंने कहीं ना कहीं अर्ली चोलास की स्टार्ट की थी। तो इनका नाम याद रखिए आप लोग, आपको इनसे मतलब होना चाहिए 233 बीसी से लेके 235 बीसी से लेके 161 बीसी तक। हाँ, अगर फर्स्ट रूलर पूछेगा आपसे तब आप इनका नाम लिखोगे, एकदम इनका नाम लिखोगे। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा लास्ट रूलर कौन है, तब आप यहाँ पे आ जाओगे राजेंद्र चोला। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, देखो मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड इसलिए किया है कि कभी आपसे पूछ लेता है हु वाज द फर्स्ट अर्ली चोला रूलर। जब अर्ली चोला का फर्स्ट पूछेगा तब ये, कभी पूछ लेगा लेटर चोला का फर्स्ट रूलर कौन है, ये, कभी पूछ लेगा मिडिवल चोला का फर्स्ट रूलर कौन है, तब ये। ठीक है, इसका फर्स्ट और लास्ट, इसका फर्स्ट और लास्ट, और इसका फर्स्ट और लास्ट। ठीक है, चलिए इसको एक बार देख लेंगे हम लोग, और देखने के बाद में इसको एक बार रिवाइज कर लेना जल्दी से। फर्स्ट और लास्ट को याद करना है आपको, इससे ज़्यादा नहीं करना है। आ जाते हैं हम लोग चौहान डायनेस्टी के ऊपर। चौहान डायनेस्टी जो कि अंतिम कहीं ना कहीं बोला जाता है हिंदू डायनेस्टी थी भारत के ऊपर, जो भारत के ऊपर शासन कर रही थी या रूल कर रही थी। इसके बाद में पूरी तरीके से भारत के ऊपर क्या हुआ, इस्लामिक रूल इस्टेब्लिश हो गया। छोटी छोटी सल्तनत ज़रूर थी जहाँ पे कहीं ना कहीं रूल हुआ करता था, लेकिन भारत के ऊपर जो बोला जाता है जिसने दिल्ली को, बंगाल को और महाराष्ट्र को कैप्चर कर लिया, महाराष्ट्र का मतलब बॉम्बे हुआ करता था उस समय, तो जिसने दिल्ली को, बॉम्बे को और बंगाल को कैप्चर कर लेता था, उसका मतलब होता था कि वो पूरे भारत की पावर्स को अपने हाथ में रखता है। तो यही काम हुआ इस समय में कि चौहान डायनेस्टी रूल करती थी आपकी दिल्ली और अजमेर के ऊपर। अजमेर पता है कहाँ? ठीक है, हाँ, ठीक है, अजमेर राजस्थान की बात हो रही, तो दिल्ली और राजस्थान की बात हो रही है। दिल्ली और राजस्थान के अंदर ये लोग रूल किया करते थे, चौहान डायनेस्टी। इनके जो सबसे प्रोमिनेंट रूलर थे उनका नाम क्या था? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान का इरा देखेंगे हम लोग 1178 से लेके 1192 तक, ये इरा हमको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब पृथ्वीराज चौहान जब यहाँ पे रूल कर रहे थे, तो पृथ्वीराज चौहान ने क्या करा, एक शासक हैं, देखो दो यहाँ पे आपको रूलर दिख रहे हैं, एक पृथ्वीराज चौहान दिख रहे हैं, इनका तो मैंने आपको एरिया बताया दिल्ली और अजमेर राजस्थान। एक आपको जयचंद दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। जयचंद जो थे, जयचंद भी यहाँ पे रूल किया करते थे, और जयचंद कहाँ के? कन्नौज के एरिया के। कन्नौज कहाँ पड़ता है? कहाँ पढ़ा है हम लोग ने? जैनिज्म की काउंसिल हुई थी जहाँ पे। हम कन्नौज की बात कर रहे हैं, कन्नौज हमारा पड़ता है उत्तर प्रदेश के अंदर, जहाँ पे आपने बुद्धिज़्म, जैनिज्म की बहुत सारी चीज़ें देखी हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कन्नौज, या हम लोग ने अभी इसको महाजनपद के अंदर भी देखा था कन्नौज के बारे में, ठीक है। तो कन्नौज हमारा कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये यहाँ पर रूल किया करते थे, इनका रीजन कौन सा था? कन्नौज था। पृथ्वीराज चौहान कहाँ पर? दिल्ली और अजमेर में रूल किया करते थे। तो इन दोनों में क्या हुआ, आपस में क्या होता है कि एक
कहीं ना कहीं वैवाहिक संबंध, जिसको कहते हैं मैरिज प्रपोजल्स वगैरह होते हैं, आपस में इन लोग की रिश्तेदारी हो जाती है और शादी ब्याह हो जाती है। इनकी जो बेटी होती हैं जयचंद की, उनकी शादी किसके साथ में हो जाती है? पृथ्वीराज चौहान के साथ में हो जाती है। ठीक है, तो जब इन दोनों के बीच में ऐसे कहीं ना कहीं रिलेशन इस्टेब्लिश हो जाते हैं तो ये दोनों पावर एक दूसरे को सपोर्ट देना चाहिए। ठीक है, लेकिन जब चीज़ें धीरे धीरे जयचंद को दिखता है मौका कि हमको दिल्ली मिल सकता है, शायद जयचंद ने इसी लालच के अंदर आके शादी भी की होगी अपनी बेटी की पृथ्वीराज चौहान से। जब जयचंद को दिखा थोड़ा बहुत मौका कि हो सकता है दिल्ली मेरे को मिल जाए, तो जिसको दिल्ली मिलता था वो पूरे भारत का रूलर होता था। तो जयचंद ने क्या करा, एक कॉन्स्पिरेसी रची, कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी की। और उस कॉन्स्पिरेसी में क्या करा जयचंद ने बुलाया किसको, आगे देखते हैं हम लोग। जयचंद ने बुलाया मोहम्मद गौरी को। मोहम्मद गौरी को उसने इनवाइट किया कि आप आओ, आके दिल्ली के ऊपर अटैक करो, क्योंकि दिल्ली के ऊपर जो रूलर है उसके हिसाब से वो कमज़ोर है और वहाँ पे आप अटैक करके दिल्ली को। तो जयचंद ने क्या सोचा था कि दिल्ली पे मोहम्मद गौरी अटैक करेगा और अटैक करने के बाद में वो वहाँ से लूट मार करके या जो भी अपने पर्पज़ से आएगा कर करा के वापस चला जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जयचंद को क्या हुआ, जयचंद ने मोहम्मद गौरी को इन्वाइट ज़रूर किया। मोहम्मद गौरी ने अटैक भी किया पृथ्वीराज चौहान के ऊपर। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के ऊपर जब मोहम्मद गौरी ने अटैक किया तो वो अटैक करने का पहला वाला जो ईयर था उसको बोला गया 1191। 1191 में, ये एडी की बात हो रही है अब हर जगह। ठीक है, 1191 में क्या हुआ, बैटल ऑफ टराइन। ठीक है, बैटल ऑफ टराइन होता है, उस बैटल ऑफ टराइन को भी हम देखेंगे, पहला वाला बैटल होता है। तो मोहम्मद गौरी को इन्वाइट किसने किया था, जयचंद ने। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, मोहम्मद गौरी को इन्वाइट किसने किया था। तो मोहम्मद गौरी को इन्वाइट करना या कहीं ना कहीं भारत के अंदर इस्लामिक पावर का जो इंट्रेंस हुआ है उसके पीछे रीज़न कौन था, जयचंद था। ठीक है, तो जयचंद के बाद में जिस तरीके से क्या हुआ कि जब मोहम्मद गौरी ने यहाँ पे अटैक किया, तो मोहम्मद गौरी के बारे में देखो पहला देख लेते हैं कि इसने क्या करा था। ये मिडिल ईस्ट का रूलर था। ठीक है, गौड़ डायनेस्टी उस टाइम पे चलती थी, गौड़ डायनेस्टी का रूलर हुआ करता था ये। तो इसने क्या किया था कि वहाँ पे आगे रीजन को जीतने की कोशिश करता चला जा रहा था। जैसे इसने मुल्तान पे अटैक किया, इसने लाहौर को भी जीता, इसने जो पंजाब प्रोविंसेस है उसके ऊपर भी कैप्चर करने की कोशिश करी। तो ये धीरे धीरे बढ़ के दिल्ली की तरफ आया जयचंद के इन्विटेशन के बाद में। तो जब ये दिल्ली की तरफ आया, उससे पहले क्या हुआ, 1175 की जब हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो 1175 में इसने मुल्तान को किया था कैप्चर। डेट याद रखना आप लोग एक बार। ठीक है, और 1178 के अंदर क्या हुआ कि ये गुजरात के ऊपर अटैक करता है। गुजरात जो है आपका कोस्टल रीजन पड़ता है कहीं ना कहीं, तो ये गुजरात के ऊपर अटैक करता है। ठीक है, अब गुजरात के ऊपर जब अटैक करता है ये, तो गुजरात के ऊपर चालुक्य जो होते हैं उस टाइम पे रूल कर रहे होते हैं। चालुक्य भी हम लोग ने पीछे पढ़ा था, तो चालुक्य डायनेस्टी रूल कर रही होती है गुजरात के ऊपर। जब ये अटैक करता है 1178 के अंदर, तो चालुक्य इसको हरा देते हैं और वहाँ से भगा देते हैं कि भाई हमारे रीजन में आने की ज़रूरत नहीं है, हम तुमको यहाँ पे नहीं अलाउ करेंगे। तो चालुक्य से हार के ये वापस चला जाता है। वापस जाने के बाद में ये कब वापस आता है, जब इसको वापस कौन इनवाइट करता है, जयचंद इनवाइट करता है। अब जयचंद ने इनवाइट किया, इनवाइट करने के बाद ये दिल्ली और अजमेर रीजन जो भी है पूरा रीजन अपने हाथ में लेना चाहता है। तो लेने के लिए क्या होगा, वॉर होता है या बैटल होता है। ठीक है, वॉर और बैटल में डिफरेंस समझते हो आप लोग। एक वर्ड यूज़ होता है बैटल और एक वर्ड यूज़ होता है वॉर। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, पता है किसी को? अच्छा, तो थोड़ा ठीक भी है, थोड़ा ठीक भी है, लेकिन देखो प्रॉपर क्या होता है, बैटल का मतलब होता है विच टुक प्लेस एट अ पर्टिकुलर प्लेस एंड एट अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, जिसको लेकर टाइम, प्लेस और एक पूरा डिसाइड होता है कि इस जगह पे बैटल होगा। वॉर क्या होता है, वॉर फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसका कोई टाइम पीरियड नहीं है, वो क्या होता है कई साल तक चलता है। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखा होगा आपने, ठीक है, 4-5 साल तक वॉर ही चल रहा है, तो जिसमें कोई डेट डिसाइड नहीं है कि किस दिन ये वॉर खत्म होगा, किस दिन ये लड़ाई खत्म होगी, वो क्या होती है, वॉर होती है, जिसकी कहीं ना कहीं एक हमको डेट नहीं पता होती है कि कितने टाइम तक के लिए जा सकता है, पीरियड हमको डिसाइड नहीं होता। बैटल में डिसाइड होता है सारी चीज़ें, पहले से प्लेस भी डिसाइड है, पहले से डेट भी डिसाइड है और पहले से सारी चीज़ें डिसाइड है। इस तरीके से बैटल होगा। टाइम भी डिसाइड होता है कि मॉर्निंग में 9 AM से स्टार्ट होगा और इवनिंग में किस टाइम तक चलेगा, इतने टाइम में जो पावरफुल निकलेगा वो जीत जाएगा, इसको बैटल कहा जाता है। तो पहला बैटल हुआ आपका
कब? 1191 के अंदर, ठीक है। 1191 AD मोहम्मद गौरी ने अटैक किया। मोहम्मद गौरी ने अटैक किसके ऊपर करा? पृथ्वीराज चौहान के ऊपर, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान ने फर्स्ट बैटल जब हुआ तराइन का बैटल याद रखना है। तराइन का बैटल जब हुआ पहला वाला, तो तराइन के बैटल के अंदर बहुत आसानी से क्या करा? मोहम्मद गौरी को हरा दिया। किसने? पृथ्वीराज चौहान ने, ठीक है। अब पहले बैटल में हारने के बाद में पृथ्वीराज चौहान से मोहम्मद गौरी वापस चला जाता है। अब वापस जाने के बाद में उससे ये हार बर्दाश्त कहीं ना कहीं नहीं हुई कि मैं इतना बड़ा रूलर होके मुल्तान वगैरह जैसे और इन सारे अफगानिस्तान के एरिया को कंट्रोल करके रखता हूँ, तो मैं ऐसे कैसे हार के आ सकता हूँ। तो इसने क्या करा? फिर से सेकंड अटैक किया। 1192 के अंदर, ठीक है। 1192 AD में इसने फिर से अटैक किया और वो कहलाया सेकंड बैटल ऑफ तराइन। अब सेकंड बैटल ऑफ तराइन में क्या करा इसने? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। जब सेकंड बैटल में पृथ्वीराज चौहान हार गया, तो हारने के बाद में पृथ्वीराज चौहान का यहाँ से चौहान डायनेस्टी जो थी फिनिश हो गई, ठीक है। अब चौहान डायनेस्टी फिनिश होने के बाद में रूल कौन सोच रहा था किसको मिलेगा? जयचंद सोच रहा था। जयचंद को लगा था कि रूल मेरे को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ से मोहम्मद गौरी क्या होगा? वापस चला जाएगा हराने के बाद में। लेकिन क्या हुआ? मोहम्मद गौरी को मौका मिला भारत के ऊपर रूल करने का, तो उसने भारत को छोड़ना नहीं चाहा। उसने भारत को जब छोड़ना नहीं चाहा, तो भारत के ऊपर रूल इस्टेब्लिश करने के लिए मोहम्मद गौरी ने क्या करा कि अपने कुछ लोगों को वहाँ पे, जिनको कमांडर्स वगैरह कहा जाता था, उन कमांडर्स को क्या करा? वहाँ पे उसने रोका और खुद वापस वहाँ से चला गया और बोला कि ये वाला रीजन जो है आपके कैप्चर में होगा और कोई वहाँ पे उस रीजन के ऊपर नहीं आएगा। अब जयचंद ने उस रीजन को लेने की कोशिश की, तो जयचंद को ऊपर भी क्या करा? मोहम्मद गौरी ने 1194 के ऊपर अटैक कर दिया। 1194 AD में अटैक किया जयचंद के ऊपर और वो कहलाया बैटल ऑफ चंदावर। क्या कहलाया? बैटल ऑफ चंदावर, ठीक है। 1194 AD जयचंद को भी हरा दिया मोहम्मद गौरी ने आसानी से और बैटल ऑफ चंदावर कहलाया। अब वहाँ से जयचंद की भी पावर वहाँ से ख़त्म हो गई। तो भारत के ऊपर इस्टेब्लिश क्या हो गया? इस्टेब्लिश हो गया मोहम्मद गौरी का शासन। और मोहम्मद गौरी ने शासन किसको दे दिया? मोहम्मद गौरी ने शासन दे दिया ये सबसे पहली जो डायनेस्टी आएगी हमारे पास में, जिसको हम लोग स्लेव डायनेस्टी कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से अब शुरू करेंगे स्लेव डायनेस्टी के बारे में कि स्लेव डायनेस्टी क्या थी, ठीक है। आपको यहाँ पे ममलूक डायनेस्टी भी दिख रहा होगा, तो स्लेव डायनेस्टी का दूसरा नाम ममलूक डायनेस्टी भी था और इसको कहीं कहीं गुलाम डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये तीनों नाम इसके हैं, गुलाम बोल लो, ममलूक बोल लो या स्लेव बोल लो, तीनों इस डायनेस्टी के नाम हैं, तीनों इस डायनेस्टी के नाम हैं। अब स्लेव डायनेस्टी शुरू कैसे होती है? स्लेव डायनेस्टी देखो शुरू होती है, नाम ही इसका स्लेव है, गुलाम वंश है इसका नाम, ठीक है। तो क्या होता है कि एक स्लेव थे मोहम्मद गौरी के, मैंने बोला मोहम्मद गौरी ने क्या करा, वहाँ से लौट गया था वापस और दिल्ली का शासन था या भारत का जो शासन था उसको अपने कुछ लोगों के हाथ में देके चला गया। उन लोगों में उसका एक स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर पूछेगा स्लेव डायनेस्टी को स्टार्ट करने वाला पर्सन कौन था, तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या करा, स्लेव डायनेस्टी की कहीं ना कहीं स्टार्ट किया, स्लेव डायनेस्टी की नींव रखी और स्लेव डायनेस्टी की नींव रखने के बाद में वो कभी भी थ्रोन के ऊपर नहीं बैठा, ठीक है। थ्रोन के ऊपर कभी नहीं बैठा क्योंकि वो अपने आप को ये चीज़ फील करता था कि मोहम्मद गौरी ने मुझे कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी दी हुई है कि मुझे इस रीजन को बस देखना है, मैं राजा नहीं हूँ। उसने अपने आप को कभी राजा नहीं माना, किंग नहीं माना, वो बस वहाँ की देखभाल इतने टाइम करता रहा। और उसको बोला जाता है 1206 से लेके 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक वहाँ पे रूल किया, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक हाँ जी, फिर से बोलो। तो वो कौन सी रीजन की देखता था तो दिल्ली में कि अजमेर और बाकी जो रीजन पहले के टाइम से जब देखता देखो मोहम्मद गौरी ने इसको बोला था कि जो जो रीजन को मैंने जीता है, जिन जिन रीजन के ऊपर मैंने कैप्चर कर लिया है, उस रीजन को आपको देखना है। तो देखो दिल्ली सल्तनत का मतलब ही है पूरी तरीके से दिल्ली के रीजन की बात हो रही है अभी, ठीक है। तो दिल्ली के रीजन की जब बात हो रही है तो दिल्ली सल्तनत के अंदर ही स्लेव डायनेस्टी है, तो दिल्ली के रीजन की बात हो रही है, क्लियर है। तो देखो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या करा, स्लेव डायनेस्टी को स्टार्ट किया और स्लेव डायनेस्टी में कुतुबुद्दीन ऐबक का जो इरा है वो 1206 से लेके 1210 तक का है,
ठीक है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक का जो था कहीं ना कहीं, जैसे इसमें गुलाम वंश इसको बोला क्यों गया, रीज़न है इसके पीछे। जैसे मोहम्मद गौरी का गुलाम था, स्लेव था, उसको रूल पहले मिला, और फिर उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुलाम था या उसका स्लेव था, जिसको स्लेव ऑफ स्लेव कहा जाता है, वो था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को स्लेव ऑफ स्लेव कहा गया, और इल्तुतमिश ने किसके बाद में, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में रूल को थामा। और 1210 में इसने रूल को जब अपने हाथ में लिया तो 1236 AD तक इसने रूल को अपने हाथ में रखा, ठीक है। और जब इल्तुतमिश था तो इल्तुतमिश को बोला जाता है इसने कई बार भारत के ऊपर मंगोल जो पूरी तरीके से इन्वेट करने की कोशिश करते थे, क्योंकि मंगोल उस टाइम के बहुत पावरफुल हुआ करते थे लोग, तो मंगोलों के उस आक्रमण को इसने बार बार बचाया था। तो इल्तुतमिश को ये क्रेडिट गया कहीं ना कहीं, भारत को इसने बचाया। तो उसके बाद में इल्तुतमिश के बाद में आपको याद रखना है रज़िया सुल्तान का नाम, ठीक है। रज़िया सुल्तान का नाम एकमात्र या एकलौती ऐसी महिला शासक हुई है पूरे भारत के अंदर जो दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठी है, ठीक है। क्या नाम था उनका, रज़िया सुल्तान। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है, कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि कौन ऐसी एकमात्र फीमेल रूलर रही है पूरे हिस्ट्री के अंदर जिसने दिल्ली सल्तनत या दिल्ली की थ्रोन को वहाँ पे बैठ के अपने हाथों से चलाया, तो वो कौन थी, रज़िया सुल्तान, ठीक है। रज़िया सुल्तान जब वहाँ पे रूल की तो कई सारे लोगों ने इस चीज़ को अपोज किया, क्योंकि भारत का जो सिस्टम चलता है पूरी तरीके से, या उस समय में जो भी सिस्टम चला करता था उसके अंदर ये सारी जो क्रोनोलॉजी या हायरार्की की बात करते हैं हम लोग, वो हायरार्किकल सिस्टम हर जगह रहता था। तो महिला कहीं गद्दी पे बैठी है जाके, तो उस गद्दी पे बैठने के लिए लोगों ने उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया, तो इसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसीज होती रही लगातार, और रज़िया सुल्तान को गद्दी पे से उतार दिया जाता है, ठीक है। रज़िया सुल्तान को जब गद्दी पे से उतार दिया जाता है, यस, रज़िया सुल्तान, हाँ रज़िया सुल्तान इनको क्या मिली है, एक तरीके से उपाधि कह सकते हो जिसको आप, एक तरीके से वो मिला हुआ है इनको, लक़ब कह सकते हैं हम लोग, कि इनको बस एक नाम मिल गया सुल्तान का। सुल्तान का मतलब क्या होता है, किंग होता है, ठीक है। सुल्तान क्या है, किंग मतलब होता है, उसका किंग होता है, और सुल्तान इनके आगे लगा, अगर किसी फीमेल के आगे लगा तो सुल्ताना भी कह सकते हो, ठीक है। तो उसका मतलब क्यों इन हो जाता है, ठीक, सिर्फ इसलिए लगा हुआ। वैसे इनका नाम रज़िया था, क्लियर है। चलिए, तो उसके बाद में क्या हुआ कि मैंने बोला ना कि कुछ लोगों ने इनके खिलाफ कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी रची, और कॉन्स्पिरेसी रचने के बाद में इन्होंने क्या करा, वहाँ पे उसको रूल से रज़िया सुल्तान को हटा दिया, ठीक है। रज़िया सुल्तान को क्या हुआ कि ये देखो बहरम नाम आपको जो दिख रहा है, ये इसके अंदर ये देखो, बहरम ने क्या करा रज़िया सुल्तान के ऊपर वहाँ पे अटैक करके, और पूरी तरीके से सारी कॉन्स्पिरेसीज जो भी थी उनके, इतनी डिटेल में आपको नहीं जानना है क्या क्या स्टोरी रही उस समय की, आपको ये याद रखना कि बहरम ने क्या करा था, बहरम ने इसको रज़िया सुल्तान को गद्दी पे से हटा के रूल को अपने हाथ में ले लिया, और लगभग 2 साल तक रूल ये करता रहा, ठीक है। 1240 से लेकर 1242 AD तक बहरम ने रूल को अपने हाथ में ले लिया और रूल करता रहा, क्लियर है। अब उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में अब आपको ज़्यादा स्टोरी में नहीं जाना है, उसके बाद में बस ये क्रोनोलॉजी याद रख लेनी है। क्रोनोलॉजी क्या है आपकी, सबसे पहले क्या बताया मैंने, कुतुबुद्दीन ऐबक, बहरम का रूलिंग पीरियड, बहरम का रूलिंग पीरियड ये है 1242 AD, ठीक है। ये देखिए पूरी लिस्ट है, पूरी की पूरी ममलूक डायनेस्टी की लिस्ट है, स्लेव वंश की। तो उसके अंदर सबसे पहला रूल के कौन कर रहा है, देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक है 1206 से लेकर 1210 तक। ये वाली बस लिस्ट आपको याद कर लेनी है कि किसका कौन सा रूल था और कौन से टाइम में था। कुतुबुद्दीन ऐबक पहला था, इल्तुतमिश सेकंड था, रज़िया सुल्तान थर्ड थी, बहरम शाह था, फिर कि कुतुबुद्दीन ऐबक से पहले मोहम्मद गौरी ने तो जीता था इसको, ठीक है। मोहम्मद गौरी ने ही तो जीता था इसको, तो मोहम्मद गौरी उससे पहले रोल किया करता था, ठीक है। मोहम्मद गौरी का स्लेव था कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसने, यस सॉरी क्या बोल रहे हो बेटा, फिर से बोलो। मोहम्मद गौरी किसी का स्लेव नहीं था, ये पूछ रहे हो आप।
नहीं, देखो मोहम्मद गौरी, देखो मोहम्मद गौरी से पहले एक महमूद गजनवी था, जो हमने बात की थी, महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी ने भारत के ऊपर कुछ टाइम पहले अटैक किया था। महमूद गजनवी का याद रखो कि 999 से लेके 1026 AD, इतने टाइम में महमूद गजनवी ने भारत के ऊपर 17 बार, कितनी, 17 टाइम्स अटैक किया था। ये बात हो रही है गजनवी की, ठीक है। ये गजनवी जो थी पूरी की पूरी, ये अफ़गानिस्तान का जो रीजन है, उस अफ़गानिस्तान के रीजन के अंदर रहा करती थी, मिडिल ईस्ट का रीजन है। इसको महमूद गजनवी को हटा के मोहम्मद गौरी वहाँ पे आया था अफ़गानिस्तान के ऊपर। ये बैटल वहाँ चल रहा है, इंडिया के अंदर नहीं चल रहा है, इंडिया के बाहर चल रहा है। तो मोहम्मद गौरी ने इसको हरा के वहाँ पे गौर डायनेस्टी की कहीं ना कहीं वहाँ पे नींव डाली या उसको स्टार्ट किया। और वहाँ पे गौर डायनेस्टी होने के बाद में ये ख़त्म हो गए पूरी तरीके से। अब जैसे ये ख़त्म हुए, गौर डायनेस्टी वहाँ पे शुरू होकर वो किसकी तरफ बढ़ी, वो सीधे बढ़ी आपकी दिल्ली की तरफ। किसके इन्विटेशन पे, जयचंद के इन्विटेशन पे। और दिल्ली पे आके मोहम्मद गौरी ने कंट्रोल कर लिया। और दिल्ली किसको दे दी इन्होंने, कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दी। और कुतुबुद्दीन वहाँ पे कौन थे, मोहम्मद गौरी के स्लेव थे। बस इतनी सी बात है, क्लियर है। चलिए ठीक है। तो ये नाम बस आपको याद रखते हैं। उसके बाद में ये मसूद शाह हो गए, नसरुद्दीन महमूद हो गए, गयासुद्दीन बलबन हो गए। बलबन का नाम भी याद रखा जाता है क्योंकि बलबन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये नाम थोड़ा अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। बलबन की कहीं ना कहीं पॉलिसीज़ जो हैं आज के टाइम में भी देखने को मिलती हैं, ठीक है। कायकुबत जो था लास्ट रूलर हुआ है इस समय का, तो कायकुबत का भी नाम आप लोग याद रखेंगे कि कायकुबत के बाद में अभी आते हैं, अभी वहीं पे चल रहे हैं हम लोग। क्या हुआ बात, इसमें मासूद शाह और नासिरुद्दीन मोहम्मद को याद रखना। मसूद शाह, नसीरुद्दीन महमूद को बस देख लेना एक बार, आइडिया लग जाएगा। पता है इसमें देखो सबसे सिंपल चीज़ क्या होती है कि अगर आपको ये याद हो गया कि अच्छा ममलूक डायनेस्टी कब से कब तक चली थी, 1206 से लेके 1290 तक, ये टाइम रहा था इसका, ठीक है। अब उस टाइम रहा के अंदर क्या करो, रूलर को डिवाइड कर दो। जैसे हमने ये तो याद करना ही है, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 10 रहा ही था, ठीक है। उसके बाद इल्तुतमिश का याद कर लो कि ये अच्छा 1210 के बाद ही आया होगा, तो 10 से लेकर 36 तक आ गया, 2 याद रखना है। तीसरा 36 से 40 तक ऐसे याद हो जाएगा क्योंकि बहरम शाह 2 साल के लिए रूल करने आया था, तो 40 से 42 तक बहरम शाह आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको 42 से 46 या 46, ये सब 4-5 बार देखोगे तो डेट खुद याद हो जाती है। ऐसा रट के बैठ के रटना नहीं पड़ता है, 4-5 बार जब देखोगे उसको बार बार तो वो खुद याद हो जाता है, क्लियर है। बस एक बार देख लेना इनको तो बस अपने दिमाग में रहेगा, क्योंकि सबसे ईजी चीज़ आपके साथ में ये है कि आपको ऑप्शंस मिलना है ना। क्वेश्चन में ऑप्शन मिला करते हैं, 4 ऑप्शन, और उन ऑप्शन से आप जज कर ले जाते हो कि 1200 के बाद की बात हो रही है या 1100 के बाद की बात हो रही है। अब ऑप्शन में दे देगा 1200 की कोई डेट दे दे और 1100 1300 की कोई डेट दे दे। अब ऑप्शन से इतना तो आइडिया है ही ना हमको कि 1200 के अंदर ही ममलूक डायनेस्टी चल रही है, तो इसलिए हम लोग आंसर वहाँ पे इजीली लगा लेते हैं। ये थोड़ा इजी होता है आपका, जितने भी SST के सब्जेक्ट में है उन सब्जेक्ट में ये चीज़ थोड़ी ईजी हो जाती है। हाँ, कभी कभी बहुत क्लोज ऑप्शन दे देते हैं, वो क्लोज ऑप्शंस के लिए कुछ चीज़ें हमको याद भी करनी पड़ती हैं, है ना। लेकिन अभी जो चीज़ें हैं आपको ये चीज़ों के ऊपर इतना ध्यान नहीं देना, इसलिए मैं इनको थोड़ा रनिंग वे में करा रहा हूँ आपको। बस आपको दिल्ली सल्तनत में सारे रूलर पता होना चाहिए कि कौन कौन रूल करने आया था और उसके इंपॉर्टेंट रूलर्स कौन कौन थे, है ना। वरना देखिए इसके अंदर अगर हम लोग डिटेल में चले जाएँ ना तो मतलब आप समझ लीजिए कि एंशंट हिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ 40-50 क्लास में ख़त्म होती है। ऐसे मिडल हिस्ट्री भी 20 से 30 क्लास 40 क्लास आराम से लेती है, और मॉडर्न हिस्ट्री तो 70-80 क्लासेस में ख़त्म होती है जगह। तो ये है एक्चुअल में, अगर आप इसको ख़त्म करें। हम लोग पढ़ाते हैं ना UPSC को, जब पढ़ाते हैं सारी चीज़ें पढ़ाते हैं तो UPSC के अंदर ये 70-70 80-80 क्लासेस के अंदर ये सारे लेक्चर्स ख़त्म होते हैं। लेकिन अब आप लोग का सिलेबस क्या है, थोड़ा सा शॉर्ट है, इतना सिलेबस है नहीं, ये आप लोग के लिए कहीं ना कहीं आसानी है। इसलिए हमको उतनी चीज़ें पढ़नी है जो सिर्फ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगी, इसलिए मैं सिर्फ आपको उसी अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी जब ममलूक डायनेस्टी ख़त्म हुई, ममलूक डायनेस्टी ख़त्म होने के बाद में 1290 से लेकर 1320 तक खिलजी डायनेस्टी वहाँ पे आ जाती है। अब खिलजी डायनेस्टी में जिसको फाउंडर बोला जाता है खिलजी डायनेस्टी का, वो था जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। और जलालुद्दीन खिलजी की डेथ के बाद में इसकी डेथ नहीं हुई थी, ऐसे नहीं मरा था। जलालुद्दीन खिलजी को अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा था, मर्डर कर दिया था, और मर्डर करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसको अपने हाथ में ले लिया था, ठीक है।
वो मूवी देखी होगी ना अलाउद्दीन खिलजी वाली, जिसमें रणवीर सिंह ने रोल किया है, तो उसके अंदर ऐसी स्टोरी दिखाई है, ठीक है। सेम स्टोरी दिखाई भी है कि जलालुद्दीन खिलजी को मर्डर कर देता है उसका नेफ्यू जो होता है अलाउद्दीन खिलजी, और वो दिल्ली की सत्ता को अपने हाथ में ले लेता है, ठीक है। तो ये था कहीं ना कहीं जलालुद्दीन खिलजी ने इसको स्टार्ट किया, ये याद रखना। अलाउद्दीन खिलजी ने इसको मर्डर करके इस थ्रोन को अपने हाथ में ले लिया, और उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पे देखो मंगोल्स ने भी बार बार कहीं ना कहीं अटैक किया था, ठीक है। तो मंगोल्स के अटैक को भी इसने क्या करा था, पूरी तरीके से ख़त्म करा था। मंगोल अटैक बार बार किया करते थे भारत के ऊपर, क्योंकि वो जिस तरीके से भारत की देखा है, भारत के अंदर इतनी ज़्यादा रिचनेस थी, रिचनेस के मतलब भारत के अंदर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थी, उन रिसोर्सेज को कहीं ना कहीं लेने के लिए भारत के ऊपर लगातार फॉरेन इन्वेजन होते रहे, उसमें मंगोल्स ने बहुत आक्रमण किए भारत के ऊपर, ठीक है। तो इसके भी रूलर्स जल्दी जल्दी एक बार देख लेते हैं, बहुत कम है। कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 तक रहे। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आया, उसने 1296 से लेकर 1316 तक रूल करा, और उसके बाद में आप इनको चाहे याद करो ना करो, ये ज़रूर याद कर लेना, ठीक है, कुतुबुद्दीन मुबारक, क्योंकि ये लास्ट रूलर था मुबारक किसका? खिलजी का, ठीक है। तो खिलजी का मुबारक कौन था? लास्ट रूलर था। तो ऐसे करके आप याद कर लो, पूरे पूरे नाम ना याद हुआ करें तो कोई एक वर्ड पकड़ लिया करो, ठीक है। जैसे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी पूरा नाम नहीं याद हो रहा है तो सिर्फ जलालुद्दीन पकड़ लो, इनका कुतुबुद्दीन मुबारक का फुल नेम नहीं याद हो रहा, सिर्फ मुबारक पकड़ लो, ठीक है। सरनेम आगे लगा दो, बस खिलजी लगा दोगे तो याद रहेगा कि चलो खिलजी की बात हो रही है, क्लियर है। चलिए खिलजी के बाद में कौन आ गए? यहाँ पे तुगलक आ गए, ठीक है। तुगलक जो है आज के टाइम में भी तुगलक होगा कहीं ना कहीं, अगर ऐसा कोई फरमान दे दिया जाता है, ऐसा कोई रूल आ जाता है भारत के अंदर जो कहीं ना कहीं लोगों का क्या करता है, बोला जाता है एक्सप्लॉइटेशन करता है, तो उसको बोल देते हैं तुगलकी फरमान है, ये तुगलकी फरमान बोला जाता है। तो तुगलक डायनेस्टी कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए फेमस थी, ऐसा नाम भी आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो तुगलक ने क्या करा? खिलजी डायनेस्टी को ख़त्म किया सबसे पहले। देखो ये जो नई नई डायनेस्टी बनती जा रही है, अपनी पुरानी वाली डायनेस्टी को ख़त्म करके नई डायनेस्टी बनती है, जैसे हम लोग ने एंशिएंट में भी पढ़ा था, सेम यहाँ पे भी हो रहा है। तो इन्होंने क्या करा था फिर से कि जो आपकी खिलजी डायनेस्टी थी, खिलजी डायनेस्टी को तुगलक डायनेस्टी ने ख़त्म किया, और ख़त्म करने के बाद उसके ऊपर रूल किया। अब इसके जो पहले रूलर थे उसका नाम था क्या? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक पहले रूलर थे जिसने क्या करा? तुगलक डायनेस्टी को स्टार्ट किया, क्लियर है। अब तुगलक डायनेस्टी को शुरू करने के साथ साथ में आपको ये भी याद रखना है कि इन्होंने क्या करा था, ये फिरोज़ाबाद नाम जो आज के टाइम में आप लोग सुनते हो, ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, दिल्ली में एक नया कैपिटल बना दिया कहीं ना कहीं, और उसको बोला गया फिरोज़ाबाद, ठीक है। तो फिरोज़ाबाद को क्या हुआ इन्होंने, और उसी तरीके से कुछ सिटीज़ भी थी, ठीक। ये था मतलब गयासुद्दीन तुगलक के बाद में फिरोज शाह तुगलक था, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक के नाम पर ही फिरोज़ाबाद नाम पड़ा था। उसने कुछ और सिटीज़ भी फाउंड करी, जैसे हिसार हो गया, ठीक है, फतेहाबाद हो गया, या जौनपुर हो गया, ये इस समय की थी जिसको फिरोज शाह तुगलक ने कहीं ना कहीं बनाया था, ठीक है। इसके टाइम पे क्या हुआ था, तैमूर लंग का भी नाम सुना होगा आप लोग ने। फिर से मिडिल ईस्ट की तरफ चलते हैं थोड़ा सा, तो तैमूर लंग ने क्या करा था, इस टाइम पे भारत के ऊपर अटैक किया था, और वो डेट थी 1398 AD। तो तैमूर का नाम याद रखना है। तैमूर का नाम इसलिए भी थोड़ा इंपॉर्टेंट याद रखना है क्योंकि भारत के ऊपर जब बाद में मुगल डायनेस्टी आती है, मुगल सत्ता जब भारत के ऊपर आती है, तो मुगल्स का कहीं ना कहीं जो वंशज थे या वंश मिला करता था, उनके ऊपर तैमूर लंग भी था, ठीक है। बाबर सबसे पहले जो भारत के ऊपर आके उसने मुगल्स को शुरू किया था, तो बाबर के ग्रैंडफादर वगैरह कौन लगा करते थे, यही तैमूर लगा करते थे, ठीक है। चलिए इनकी बात, तो इन्होंने बहुत सारे सिटीज़ के नाम इसके नाम से इनको याद रखा जाता है। इनके भी एक बार रूलर देख लीजिए कौन कौन से। गयासुद्दीन तुगलक पहले रूलर थे, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक सेकंड रूलर था इनका, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक जिसने फिरोज़ाबाद वगैरह नाम दिया, जौनपुर हिसार सिटीज़ वगैरह को बसाया, वो फिरोज शाह तुगलक था। उसके बाद में आ जाइए आप सीधा किस पे, नसीरुद्दीन महमूद पे। और नसीरुद्दीन महमूद की डेट याद कर लो, 1395 से लेके 1412, ठीक है, 1412 ये हो जाएगी आपकी तुगलक डायनेस्टी यहाँ पे ख़त्म। उसके बाद में देखिए सैयद डायनेस्टी है। सैयद डायनेस्टी भारत के ऊपर आई। सैयद डायनेस्टी क्या करेगी, सैयद डायनेस्टी तुगलक डायनेस्टी को ख़त्म करेगी, तभी तो 1414 से लेके 1450 तक रूल कर पाएगी। तो सैयद डायनेस्टी में नाम याद रखना आपको, खिज़्र खां। खिज़्र खां ने क्या करा था, यहाँ पे उसको इस्टेब्लिश किया था, किसको, सैयद डायनेस्टी को। अब ये कहाँ पे, पहले पंजाब का गवर्नर अपॉइंट करके गया था। मैंने बताया ना अभी पिछले आपको कि तैमूर लंग ने अटैक किया था भारत
भारत के ऊपर। तो तैमूरलंग ने जब भारत के ऊपर अटैक किया तो वो क्या करा, पंजाब के कुछ एरिया को जीत के चला गया तैमूरलंग, और उसने खिज्र खां को वहाँ का गवर्नर बना दिया कि खिज्र खां तुम पंजाब के एरिया को देखो, तुम पंजाब के गवर्नर। तो खिज्र खां ने क्या करा, वहाँ पे रहते रहते दिल्ली की तरफ इनकी नज़र गई और दिल्ली के ऊपर इन्होंने अटैक किया और दिल्ली को क्या करा, वहाँ पे दिल्ली पे सैयद डायनेस्टी को वहाँ पे इस्टेब्लिश करा। ठीक है। अब इनके टाइम में कुछ कॉइन्स भी फेमस थे। टंका वंका जो कॉइन है, अगर पूछे आपसे कि किसके समय के हैं, किस टाइम पे चला करते थे, तो वो सैयद डायनेस्टी के टाइम पे चला करते थे। ठीक है। अब सैयद डायनेस्टी में इनके बाद में कौन आया, मुबारक शाह खिलजी। ठीक है, मुबारक शाह खिलजी का नाम भी आता है। ये सारे के सारे चीज़ें देख लो और एक बार में फिर से हम लोग क्या देखेंगे कि कौन कौन से रूलर इनके अंडर में रहे। ठीक है। पहले खिज्र खां 1414 से लेके 21 तक, मुबारक शाह 1421 टू 1434, उसके बाद में मोहम्मद शाह 1434 से लेके 1445, और आलम शाह इनके लास्ट रूलर थे जो कि 1445 से लेके 1445 से लेके 1451 तक रूल करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर सैयद डायनेस्टी जो होती है आपकी इस तरीके से रूल करती है। और सैयद डायनेस्टी देखो कुछ नाम ऐसे हैं कॉमन हैं आपके जो बार बार आपको देखने को मिलेंगे। अभी मोहम्मद शाह यहाँ पे पढ़ रहे हो, फिर मोहम्मद शाह एक बार आप मुगल्स में पढ़ोगे जाके। तो इनको याद करने का तरीका जैसे पीपीटी बनी हुई है, हाँ, जैसे पीपीटी बनी हुई है, पीपीटी को उसी फॉर्म में आपको क्या करना है, बस उसी को सेपरेट कर करके पढ़ना है। हाँ, मिक्स करोगे तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा क्योंकि ऐसे नाम आपको 2-3 जगह बार बार देखने को मिलेंगे। ठीक है। लोधी डायनेस्टी आती है, लास्ट डायनेस्टी है मुगल से पहले आने वाली। ठीक। लोधी डायनेस्टी जब आती है तो लोधी डायनेस्टी को सबसे पहला नाम हमको याद किसका करना है, बहलोल खान लोधी का। बहलोल खान लोधी क्या करता है, 1451 में वहाँ से सैयद डायनेस्टी को ख़त्म करके और उसको अपने हाथ में ले लेता है। देखो बहलोल लोधी के समय तक जो था पूरा का पूरा रीजन, अगर लोधी डायनेस्टी देखो तो ये पूरा का पूरा रीजन लोधी डायनेस्टी के अंडर में आ चुका था, जो कि एक दिल्ली तक अकबर कब आया था। अभी जब मुगल्स आएंगे तो मुगल्स के टाइम में पढ़ेंगे, अकबर आएगा। ठीक है। मुगल्स के बाद में जो थर्ड रूलर था उनका वो अकबर था। मुगल्स की क्रोनोलॉजी का थर्ड रूलर कौन था, अकबर था। अभी हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं, दिल्ली सल्तनत जो थी हमारी, दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं। दिल्ली सल्तनत के 5 रूलर कौन कौन, 5 डायनेस्टी बताओ जल्दी जल्दी से कौन कौन सी थी। हाँ हाँ, ठीक है, चलिए ठीक है। सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी, स्लेव के बाद में खिलजी पढ़ा, तुगलक पढ़ा और हम लोग ने सैयद पढ़ा, और अब कहाँ पे आ गए, लोधी डायनेस्टी पे। तो 5 डायनेस्टीज़ हमको ये याद रखनी है और सबका टाइम पीरियड याद रखना है कि कौन कौन वहाँ पे आया था। ठीक है। तो ये बोला जाता है कहीं ना कहीं बहलोल खान लोधी आया, बहलोल खान लोधी ने आके क्या करा, दिल्ली को कैप्चर किया, दिल्ली से क्या करा, इसने अपना पूरा का पूरा रीजन बढ़ा के इतना पूरा कर लिया था। ठीक है। अब इसके अंदर देखो दिल्ली के साथ साथ में आपको दिख रहा है कि ये कश्मीर के रीजन से भी क्रॉस करके इधर यहाँ पे आ चुका है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान का जो आज का रीजन होता है, पंजाब वगैरह जो है, ये सारे रीजन को भी इसने अपने अंडर में ले लिया था। तो लोधी के समय में ये सारी चीज़ें थी। इसका टेन्योर वगैरह जो भी है वो सारी चीज़ें देखेंगे। लास्ट में हम लोग क्या देखेंगे कि बहलोल खान लोधी और कौन कौन से रूलर्स लोधी डायनेस्टी के अंदर आते हैं। तो बहलोल लोधी जो था, बहलोल लोधी 1451 से लेके 1488 तक क्या करता है, वहाँ पे रूल करता है। ठीक है। उसके बाद में सिकंदर लोधी आता है। सिकंदर लोधी याद रखना है हमको 1489 से लेके 1517 तक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूलर हैं आपके इब्राहिम लोधी। ठीक है। इब्राहिम लोधी जो होते हैं आपके लास्ट आते हैं और लास्ट आके क्या करते हैं, यहाँ पे अपने रूल को इस्टेब्लिश करता है और मतलब लास्ट रूलर कहलाता है लोधी वाले डायनेस्टी का। अब जैसे ही 1526 आती है, ठीक, 1526 आते ही क्या होगा, भारत के ऊपर से जो दिल्ली सल्तनत अभी तक चल रही थी वो दिल्ली सल्तनत पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। दिल्ली सल्तनत क्या होगा, ख़त्म हो जाएगी। जो दिल्ली सल्तनत भारत के ऊपर 1206 से कहीं ना कहीं राज करना शुरू किया उन्होंने, और कब तक राज किया है, 1526 तक। टोटल 5 डायनेस्टीज़ ने समय समय पे आके भारत के ऊपर रूल किया। उन 5 डायनेस्टी का यहाँ पे आके सपना तोड़ देता है। अब कौन तोड़ देता है इनका सपना आके, पूरी तरीके से इनकी ड्रीम को ख़त्म कर देता है, वो था बाबर। कौन था, बाबर।
अब यहाँ जैसे ही बाबर का नाम आ जाता है तो यहाँ से आपका शुरू हो जाता है मुगल्स। ठीक है, देखो दिल्ली सल्तनत तो हमारा क्या था, हमको बस एक क्रोनोलॉजी के तरीके से देखना था कि किस किस तरीके से वहाँ पे पूरी तरीके से इन्वेजन्स होता है, इस्लाम का इन्वेजन होता है और इस्लामिक इन्वेजन के बाद में दिल्ली सल्तनत के ऊपर दिल्ली को मेनली फोकस उनका किसके ऊपर रहता था, दिल्ली के ऊपर रहता था। तो दिल्ली वाले एरिया को कैप्चर करने के लिए ये लोग क्या क्या चीज़ें करते हैं। तो दिल्ली को तो कैप्चर कर लिया, साथ ही साथ में मैंने अभी पीछे भी दिखाया आपको कि ये लोग दिल्ली से कहाँ तक पहुँच गए हैं, ये पूरा का पूरा रीजन इन लोग ने कैप्चर कर लिया। अब ये मौका किसको दिख रहा है, ये मौका दिख रहा है बाबर को। ठीक है, बाबर जो है मुगल डायनेस्टी जो भारत के अंदर स्टार्ट करता है आके, तो बाबर के बारे में हम लोग जब पूरा मुगल्स पढ़ेंगे तो मुगल्स के अंदर पूरी तरीके से बाबर से लेके हम लोग लास्ट औरंगजेब तक, जिनको बोला जाता है सक्सेसफुल मुगल्स रूलर। ठीक है, सक्सेसफुल मुगल रूलर्स बोला जाता है क्योंकि इनके समय में पूरी तरीके से मुगल सत्ता बहुत अच्छे से चली। लास्ट में क्या हुआ, लेटर मुगल्स का जब पीरियड आता है तो लेटर मुगल्स के पीरियड के बाद में डिक्लाइनेशन ऑफ मुगल्स शुरू हो जाता है। मुगलों का वहाँ से क्या होता है, पत्ता कटना शुरू हो जाता है, मुगल्स वहाँ पे पूरी तरीके से ख़त्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो देखो हम लोग को क्या करना है, पहले तो क्रोनोलॉजी इनकी याद रखनी है। अभी एक बार इनकी क्रोनोलॉजी पूरी की पूरी हमको याद रखनी है कि दिल्ली सल्तनत की क्रोनोलॉजी क्या है, दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश कैसे होती है भारत के अंदर, इतना याद रखना है। डेट याद रखनी है इनकी, कौन कौन सी डेट में कौन कौन से लोग रूल करने आए हैं। और हमको क्या याद रखना, उसके बाद में सेम केस हम लोग मुगल्स के साथ में करेंगे। मुगल्स क्या करेंगे, भारत के ऊपर आएंगे, भारत के ऊपर आके रूल करना शुरू करेंगे और भारत के ऊपर रूल करने के बाद उनकी पूरी क्रोनोलॉजी के बारे में हमको पता होना चाहिए। मतलब अब यहाँ पे आपको बाबर से शुरू करना है और बाबर के बाद में बहादुर शाह जफर, लास्ट रूलर जो मुगल हुए हैं 1857 तक, 1857 के रिवोल्ट से पहले तो वहाँ तक की आपको पूरी क्रोनोलॉजी को याद रखना है। यहाँ तक तो थोड़ी बहुत आपको आराम मिल गया कि चलो जो जो इम्पोर्टेंट है उनको याद कर लेते हैं, लेकिन मुगल्स की क्रोनोलॉजी को आपको पूरा याद करना है क्योंकि मुगल्स रूलर जो हैं आपके, वो किसी ना किसी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आपसे उससे रिलेटेड पूछ ही लेते हैं। हाँ जी, औरंगजेब देखिए मैंने बोला लास्ट सक्सेसफुल रूलर था। ठीक है, लास्ट सक्सेसफुल रूलर भारत का इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसने भारत के ऊपर कम से कम 50 साल रूल किया है। ठीक है, और 50 साल अगर वो रूल कर रहा है तो उसके अंदर कुछ ऐसी कैपेबिलिटी हो गई रूल करने की जिसकी वजह से वो रूल कर रहा है। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में उसकी कुछ नीतियाँ गलत थी, कुछ पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा गलत थी। उन पॉलिसीज़ की वजह से क्या हुआ, मुगल का डिक्लाइनेशन स्टार्ट हो गया। तो औरंगजेब के समय से बोला जाता है मुगल्स का डिक्लाइनेशन शुरू हो जाता है। तो औरंगजेब, वो हम लोग जब पूरा मुगल्स पढ़ेंगे तो मैं आप लोग को मुगल्स थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, तो मुगल्स के बारे में हम लोग वहाँ पे बात करेंगे। यहाँ तक अभी तक किसी को कोई दिल्ली सल्तनत के अंदर कोई भी डाउट आया हो? नहीं है? उसके आगे का जो पीरियड है लेटर मुगल्स वाला पीरियड है, उसमें से एक आध क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है क्योंकि उनको टाइटल्स जब मिलते थे, कुछ इस तरीके के टाइटल्स भी मिले हुए हैं उन लोगों को, तो कभी कभी टाइटल्स का नाम पूछ लेता है कि किसको किस नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी पूछ लेता है किसके टाइम पे क्या हुआ था, नादिर शाह ने अटैक किया, किसके टाइम में अहमद शाह अब्दाली ने अटैक किया, फॉरेन इन्वेजन जैसे तैमूर का भी हम लोग ने पढ़ा था, तैमूर लंग ने अटैक किया तो किसके टाइम में किया। इसी तरीके से उनके समय में किसी ने अटैक किया होता है तो किसने उनके समय में। इसलिए लेटर मुगल से भी आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ लेना। और लेटर मुगल्स पढ़ना आपके लिए इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक आप लेटर मुगल्स नहीं पढ़ोगे तब तक आप मॉडर्न हिस्ट्री में एंट्री नहीं कर पाओगे। मॉडर्न हिस्ट्री आपकी यूरोपियंस के कहीं ना कहीं इंट्रेंस के साथ में शुरू होती है और यूरोपियन इंट्रेंस भारत में कब करते हैं, मुगल्स के टाइम पे ही करते हैं। तो मुगल्स के टाइम के या मुगल्स के इरा को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में हमको एंटर करना है। और मुगल्स का कहीं ना कहीं लेना देना आपका सिर्फ और सिर्फ ये भारत की मॉडर्न हिस्ट्री के साथ में नहीं है। जब हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री को थोड़ा पढ़ते हैं तो वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ में भी, जैसे रोमन एम्पायर, सबने सुना है रोमन एम्पायर के बारे में? ठीक है, रोमन एम्पायर हुआ करता था। रोमन एम्पायर बहुत बड़ा यूरोपियन साम्राज्य था कहीं ना कहीं, तो पूरे यूरोप को कैप्चर करके उसने रखा हुआ था। जूलियट सीजर प्ले पढ़ा होगा आप लोग ने पूरा इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, तो जूलियट सीजर की जब कहानी सुनी होगी तो रोमन एम्पायर का ही था, वो सबसे शक्तिशाली पावरफुल रूलर बोला जाता है उसको उस टाइम का। तो जूलियट सीजर उस टाइम पे उसको था। अब रोमन एम्पायर को पूरा सा पूरा क्या करा, पूरी तरीके से वहाँ रोमन एम्पायर कोलैप्स हो गया और
उसको कोलैप्स कराने वाले कौन थे? ऑटोमन एम्पायर था। ऑटोमन एम्पायर पूरी तरीके से वहाँ आ जाता है। ऑटोमन एम्पायर पूरा मिडिल ईस्ट का एम्पायर था। मिडिल ईस्ट के बाद उसने यूरोप पे भी कंट्रोल करना शुरू किया। अब सॉरी, ऑटोमन नहीं, हमको ये पढ़ना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लिंक कैसे हैं आपस में सारी चीज़ें, ठीक है। रोमन एम्पायर आपको नहीं पढ़ना है, आपको रोमन एम्पायर के बारे में कुछ लेना देना नहीं। हाँ, जब वर्ल्ड वॉर्स पढ़ेंगे हम लोग तो वर्ल्ड वॉर्स के अंदर थोड़ा सा बैकग्राउंड के लिए हमको समझना पड़ेगा कि बैकग्राउंड में यूरोपियन पावर जो थी वो कौन कौन सी रोमन एम्पायर के अंदर में थी, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जब हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में भी चलेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ देखेंगे। इसलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड बस बना रहा हूँ आप लोग का कि रोमन एम्पायर को ख़त्म करने के बाद में वहाँ पे आए ऑटोमन एम्पायर। पूरा ऑटोमन एम्पायर ने पूरा कैप्चर किया, यूरोपियन रीजन को भी किया, मिडिल ईस्ट तो उनका था ही था, साथ में इधर जब वो लोग बढ़े तो उन्होंने एशिया का पूरा रीजन भी कैप्चर करने की कोशिश करी और काफ़ी हद तक कैप्चर भी किया। भारत के ऊपर जितने भी ये दिल्ली सल्तनत से लेके मुगल्स आ रहे हैं, इन सब का कहीं ना कहीं लिंक जो था ऑटोमन साम्राज्य से था, ऑटोमन एम्पायर से लेना था, ठीक है। तो भारत के अंदर ये लोग एंट्रेंस कर रहे हैं, तो भारत के अंदर एंट्रेंस किसकी वजह से हो रहा है? ऑटोमन एम्पायर की वजह से हो रहा है। अब आप लोग को क्या होता है, इसके अंदर रीजंस या कॉन्सिक्वेंसेज नहीं पढ़ने होते हैं कि कितने क्या कॉन्सिक्वेंसेज थे कि इन्होंने इन्वेड किया, ठीक है। हमें अभी यहाँ पे फैक्ट पढ़ना था सिर्फ कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट अभी एग्जाम के लिए क्या है कि हमको ये पता होना चाहिए कि किसने इन्वेड किया, कब इन्वेड किया, क्यों इन्वेड किया, ये नहीं पूछ रहा है आपसे। क्यों पे जब जिस दिन आ जाओगे आप, उस दिन आप लोग समझ लो कि आप लोग अपनी अच्छी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं सिविल सर्विसेज में एंट्रेंस कर चुके हो, ठीक है। तो जब क्यों की बात करेंगे वहाँ डिटेल में आपको ये सब पढ़ना होगा। अभी आपको सिर्फ ये जानना है कि किसने इन्वेड किया और कब इन्वेड किया, यही चीज़ें अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो मुगल्स की जो बात है, मुगल्स को जब हम लोग पढ़ेंगे तो मुगल्स के साथ साथ में हम लोग क्या करेंगे, पूरी की पूरी इनकी एक क्रोनोलॉजी बनाएंगे। बाबर से स्टार्ट करेंगे और बाबर के बाद से लेके कहाँ तक जाएंगे? बहादुर शाह जफर तक। और बहादुर शाह जफर पढ़ते ही हम लोग तुरंत मॉडर्न हिस्ट्री में एंटर कर जाएंगे, वहाँ फिर मॉडर्न हिस्ट्री को इसके क्वेश्चन भी लगाएंगे बहुत सारे, जो क्वेश्चन आपके जैसे कल के क्वेश्चन लगा लिए थे सब, जो और क्वेश्चन भी भेजे थे ना मैंने, इसके अलावा 30 तो हम लोग ने यहाँ कर लिए थे, 20+ क्वेश्चंस और भेजे थे, वो सारे क्वेश्चंस तो लगा लिए होंगे आप लोगों ने। इसी तरीके से अभी ये मेडिवल हिस्ट्री जैसे ख़त्म हो जाएगी, कल मोस्ट प्रोबेबली हम लोग मुगल्स को ख़त्म करने के बाद में बहमनी एम्पायर है हमारे पास में, ठीक है, बहमनी एम्पायर को ख़त्म करेंगे, विजयनगर एम्पायर है उसको ख़त्म करेंगे, और कुछ 6 को पढ़ना है हम लोग को, 6 एम्पायर जो था उसको के बारे में पढ़ना है हम लोग को। तो ये 3 एम्पायर और मुगल एम्पायर को कल हम लोग जितनी तेज़ी से ख़त्म कर पाएंगे उतनी तेज़ी से फिनिश करने के बाद में जितना पॉसिबल क्वेश्चन हो पाएंगे वो कल लगा लेते हैं, और पॉसिबल होगा तो कल और परसों के अंदर इस मेडिवल हिस्ट्री को पैकअप करते हैं और साथ में तुरंत क्या करेंगे हम लोग मॉडर्न की तरफ। प्रैक्टिस आपको खुद भी करते रहना है पूरी तरीके से, डिपेंड मत रहिएगा कि सर जो कराएंगे आके वही करना है हमको। अपनी तरफ से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ढूंढिए जाके, उनको पढ़िए जाके और क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश किया करिए। जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे इस एग्ज़ाम के लिए उतना अच्छा है। सोशल स्टडीज़ आपके सब्जेक्ट ऐसे हैं जितनी बार नज़रों के सामने से क्वेश्चन निकल जाए आपके, और जितने निकल जाए उतना आप बेनिफिट में रहेंगे। बस करना क्या, सिर्फ देखना है। सिर्फ देखने भर से क्या होती है, कुछ चीज़ें हम लोग को याद हो जाती है। इसमें मैंने कल भी बोला था ना, प्रैक्टिस करनी नहीं है बैठ के, कि आप बैठो और बैठने के बाद 15-20 मिनट एक न्यूमेरिकल या एक डेरिवेशन के ऊपर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो। यहाँ आपने अगर पढ़ा है तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ा है तो आपको नहीं पता होगा, इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। कहीं भी जाके कोई भी क्वेश्चन मिले उसको उठाओ, पूछो, और अगर कोई दिक्कत आ रही, कोई प्रॉब्लम आ रही, यहाँ तो देखिए बहुत कम टाइम हम लोग के पास में रहता है, 1 घंटा रहता है, 1 घंटे के अंदर हम लोग पढ़ें या बहुत सारे क्वेश्चंस पे बात करें। अब तो इसके लिए मैंने बोला है बार बार आपसे कि आप लोग ग्रुप्स के ऊपर क्वेश्चन को पूछ लिया करो, वहाँ पे डाउट्स डाल दिया करो, कोई भी ऐसे डाउट्स हुआ करे वहाँ पूछ लिया करो। तो क्वेश्चंस वहाँ पूछो, हर चीज़ के आंसर्स आपको मिलेंगे यहाँ पे, है ना। अच्छा, वहाँ क्वेश्चंस नहीं कर सकते तो क्वेश्चंस ऐसे किया करो कि कुछ तरीके से, मतलब मेरा तो नंबर वहाँ पे आप लोग को मिल गया होगा, ठीक है। अगर ग्रुप के ऊपर मेरा नंबर मिल गया तो वहाँ पे जाके आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। अगर हिस्ट्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से बिल्कुल वहाँ पे आके पूछ सकते हो। क्लियर है। और आज़ादी तो नहीं दे सकता मैं, इतनी आज़ादी बहुत है। चलिए ठीक है, बाकी जो है ना क्या करेंगे हम लोग, अब कल क्या करेंगे, मुगल्स को शुरू करेंगे और मुगल्स से हम लोग बाबर की बात स्टार्ट करेंगे। मुगल्स पढ़ के बहमनी, विजयनगर, और उसके बाद में क्वेश्चंस लगाएंगे अच्छे से। क्लियर है। चलिए अभी आपका नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट क्लास का टाइम भी हो गया, और सी यू टुमारो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. वेलकम।